चार्ली चैपलिन और एडोल्फ हिटलर, इन दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती थीं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था और एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को। दोनों का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। दोनों के भीतर कामयाबी पाने के सपने थे, दोनों के भीतर जिद्दीपना भरा हुआ था, दोनों एक जैसी मूछें रखते थे। नौजवान होने के बाद दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी के शिखर पे थे। एक अपने देश का बादशाह था तो दूसरा फिल्मों की दुनिया का बेताज बादशाह। चार्ली चैपलिन ने संभवतः सबसे ज्यादा लोगों को हंसाया था तो हिटलर ने संभवतः सबसे ज्यादा लोगों को रुलाया था। हिटलर एक पत्थर दिल जालिम तानाशाह था तो चैपलिन एक नरम दिल मुलायम विदूषक, एक जोकर, एक क्लाउन। लेकिन जब चैपलिन ने हिटलर का मजाक उड़ाते हुए अपनी महान फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई तो उससे उस जालिम तानाशाह की पूरी शख्सियत के चीथड़े उड़ा के रख दिए थे। लोग सोचते हैं कि जोकर से भला कौन डरता है। बड़े बड़े राजा महाराजा दुश्मन से उतना नहीं डरते जितना जोकर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस दिन जोकर उनका मजाक उड़ाएगा पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने लगेगी। जोकर राजा से नहीं डरता, लेकिन राजा जोकर से डरता है। और ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में हैं। रोमन साम्राज्य में ऐसी कई कहानियां हैं जब बादशाह राज्य में फैले जोकरों को कंट्रोल करने के लिए अलग से मीटिंग बुलाया करते थे। जोकर यानी एक चलता फिरता बम, उसे छेड़ोगे तो अभी तुम पे एक चुटकुला बनाएगा और उसके बाद तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ध्वस्त। एक रोमन बादशाह ने दो जोकरों को बीच बाजार सूली पे लटका दिया था, क्योंकि वे दोनों बादशाह के जुल्मों का मुकाबला अपने चुटकुलों से कर रहे थे और वे चुटकुले जनता के बीच इतनी तेजी से फैल रहे थे कि बादशाह को लगा अब उसका तख्ता पलट हो जाएगा। जोकर यानी समाज का सबसे जागरूक नागरिक, क्योंकि जो सच आम लोग नहीं बोल सकते, एक जोकर उसे हंसते हंसाते कह देता है। चार्ली चैपलिन जोकर की इस भूमिका में गहरा विश्वास करते थे और उनके सामने था एक जालिम तानाशाह एडोल्फ हिटलर। इस तानाशाह के ऊपर एक सच्चे कलाकार की तिरछी नजर पड़ गई थी और एक सच्चे कलाकार की तिरछी नजर शनि की तिरछी नजर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। क्या है इस फिल्म में, आइए एक झलक देखते हैं। द ग्रेट डिक्टेटर की कहानी है मिसटेकन आइडेंटिटी की कहानी। इसमें चार्ली चैपलिन का डबल रोल है। एक तरफ है क्रूर तानाशाह हाइंकल तो दूसरी तरफ है एक मासूम यहूदी नाई यानी द बार्बर। फिल्म की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। हमारा हीरो टोमानिया का एक सिपाही है। युद्ध भूमि के बीचों बीच वह अपने ही देश के कमांडर शुल्ट्ज की जान बचाता है, लेकिन उस दौरान बार्बर की याददाश्त खो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 20 साल बाद वह अस्पताल से निकलता है, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी पूरी तरह वापस नहीं आई है। उसे अब भी याद नहीं है कि वो एक यहूदी है। इन 20 वर्षों में बाहर टोमेनिया के हालात बदल चुके हैं। तानाशाह हाइंकल यहूदियों का दुश्मन बन चुका है। वह उन्हें बिना बात प्रताड़ित करता है और जेलों में ठूंस देता है। बार्बर शहर में स्थित गेटो में अपनी पुरानी दुकान पर जाता है। गेटो यूरोप में उन मोहल्लों को कहा जाता था जहां यहूदियों को रहने की इजाज़त थी। वे शहर के दूसरे हिस्सों में नहीं रह सकते थे। आमतौर पर गेटो झोपड़पट्टी जैसे या निम्न मध्य वर्ग के अत्यधिक आबादी वाले हिस्से होते थे। तो हमारा बार्बर अपने उसी गेटो में लौट के आता है तो देखता है उसकी दुकान पे लिखा हुआ है ज्यू यानी यहूदी। हाइंकल की सेना यहूदी घरों के ऊपर निशान लगा के चली जाती थी। बार्बर अपनी मासूमियत में उस निशान को धो के मिटाने लगता है कि तभी तानाशाह के सिपाही उसे ऐसा करने से रोकते हैं और यहीं से सिपाहियों के साथ उसकी मुठभेड़, लुका छुपी, दौड़ भाग शुरू होती है। बार्बर अपनी पड़ोसन हाना के प्रेम में पड़ चुका है। दोनों साथ मिलकर सिपाहियों से मुकाबला करते हैं, लेकिन बार्बर अंततः पकड़ लिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। ऐन मौके पर कमांडर शुल्ट्ज उसे पहचान लेता है, उसे बचा लेता है। जिस गेटो में बार्बर रहता है, तानाशाह उस गेटो को बर्बाद कर देने का हुक्म देता है। कमांडर शुल्ट्ज इसका विरोध करता है। तानाशाह कमांडर को जेल में डाल देता है। कमांडर वहां से भाग जाता है और बार्बर के साथ गेटो में आके छिप जाता है। लेकिन इस बार
दोनों पकड़े जाते हैं और वापस उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी एक तरह की जेल में डाल दिया जाता है। कमांडर का ध्यान इस बात पर जाता है कि बार्बर और हैंकल दोनों हमशक्ल हैं। थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए तो बार्बर एकदम हैंकल जैसा दिखने लगेगा। कई सारे नाटकीय प्रसंगों के बाद वे एक बार फिर जेल से भागते हैं। बार्बर को एकदम हैंकल की वेशभूषा पहना दी जाती है, लोग उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ असली तानाशाह सिविल ड्रेस में नदी के किनारे बत्तखों का शिकार कर रहा था। उसे देख के उसके सैनिकों को लगता है कि अरे ये तो गेट्टो वाला बार्बर है जो जेल से भाग गया था। वे उसे उठाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचा देते हैं। तानाशाह अपनी ही जेल में कैद हो जाता है और बार्बर तानाशाह का रूप धर के मंच पे पहुंच जाता है और एक शानदार भाषण देता है। लेकिन वह अत्याचार का नहीं, भाईचारे का भाषण है। वह युद्ध का नहीं, शांति का भाषण है। वह नफरत का नहीं, मोहब्बत का भाषण है। चार्ली चैपलिन खुद बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी लिखावट का उत्कृष्ट नमूना है वो भाषण। फिल्म वहीं पर समाप्त हो जाती है। यह फिल्म बहुत आसानी से उपलब्ध है। यूट्यूब पर, अमेज़ॉन प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर हर जगह मौजूद है। अगर आपने न देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। 1939 में जब चार्ली चैपलिन ने यह फैसला लिया कि हिटलर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ाते हुए एक फिल्म बनाएंगे, तो यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था और ना ही यह चैपलिन की कोई झक थी। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है जो धीरे धीरे चैपलिन को प्रभावित कर रहा था। आइए अब इस बैकग्राउंड को जानते हैं। यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत की खबरें पूरी दुनिया में फैल रही थीं। इसी बीच 1931 में चार्ली चैपलिन अपनी फिल्म के प्रचार के सिलसिले में जर्मनी का दौरा करते हैं। वहां हिटलर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसी जर्मनी में चार्ली चैपलिन की प्रसिद्धि देख के सब दंग रह जाते हैं। नाज़ी पार्टी और हिटलर को चैपलिन की प्रसिद्धि बेहद नागवार गुजरती है। 1934 में हिटलर के फ्यूरर बनने के बाद नाज़ी पार्टी ने चैपलिन के अभिनय का मजाक उड़ाते हुए एक किताब प्रकाशित करवाई, द ज्यूज आर लुकिंग एट यू, जिसमें उन्होंने चैपलिन को अ डिस्कस्टिंग जूइश एक्रोबेट यानी फूहड़ यहूदी कलाबाज कहा था। चार्ली चैपलिन यहूदी नहीं थे, लेकिन उन बरसों में उनकी कदकाठी और कंजूसी को देखकर बहुत सारे लोग ये मानते थे कि चैपलिन यहूदी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चैपलिन ने वो किताब पढ़ी थी और उसका बदला लेने के लिए द ग्रेट डिक्टेटर बनाई, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। आपने आरंभ में ही देखा कि चैपलिन और हिटलर में कई समानताएं थीं। ये समानताएं मीडिया से भी छिपी हुई नहीं थीं। अखबारों में हिटलर और चैपलिन के कार्टून अक्सर छपते रहते थे और चैपलिन उन्हें देखते रहते थे। उन्हें अपना चेहरा हिटलर जैसा दिखता था। मॉडर्न टाइम्स के बाद चैपलिन को अपनी नई फिल्म के लिए कहानी नहीं मिल रही थी। चैपलिन बेहद प्राइवेट और असुरक्षित किस्म के कलाकार थे। अपनी योजनाएं किसी से शेयर नहीं करते थे। लोग उनके आइडियाज़ चुरा लेंगे, इसलिए वो कभी लिखित स्क्रिप्ट नहीं बनाते थे, वरना दूसरे कलाकार उन्हें पढ़ के बाहर लीक कर देंगे। ये खतरा, ये डर उन्हें हमेशा महसूस होता रहता था और वो नई कहानियों की तलाश में अक्सर तनावग्रस्त रहते थे। अपने आसपास लोगों को आने भी नहीं देते थे कि वो कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं वो सब चीज़ें लीक ना हो जाए। एक दिन अखबार में कार्टून देखते हुए उन्हें ख्याल आया कि क्यों न हिटलर पे फिल्म बनाई जाए। शुरू में तो उन्होंने तय किया कि हल्की फुल्की मासूम टाइप की कॉमेडी बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे यहूदियों पर हिटलर के अत्याचार की खबरें बढ़ने लगीं, चैपलिन का मन बदलने लगा। उन्होंने सोचा नफरत के इस गुब्बारे में चुटकुले की सुई चुभोनी ही होगी। इसी बीच एक और संयोग घटित हुआ। एक नाज़ी फिल्मकार ने हिटलर का गुणगान करते हुए एक फिल्म बनाई, ट्रायम्फ ऑफ द विल, और न्यूयॉर्क में उसका प्रदर्शन हुआ। 3 महान फिल्मकार, अमेरिका से चार्ली चैपलिन, फ्रांस के रेने क्लेयर और स्पेन के लुइस बुनुएल, इन तीनों ने एक साथ बैठ के वो फिल्म देखी। रेने क्लेयर तो उस फिल्म को देखते हुए रो पड़े, बोले यह एक जालिम आदमी पे बनी फिल्म है, इसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, इस आदमी को रोकना चाहिए। तो दूसरी तरफ चार्ली चैपलिन उस फिल्म को देख के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। हिटलर का चलना, हिटलर का बोलना, उसका हाथ उठाना, झटके से अपनी जगह से हटना,
हिटलर की सारी अदाओं पे चैपलिन हंस रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो फिल्म कई बार देखी, हिटलर के पूरे मैनरिज्म को स्टडी किया और बाद में उसे द ग्रेट डिक्टेटर में शामिल किया। ग्रेट डिक्टेटर में हैंकल जिब्रिश बोलता है, रफ्तार से बोलता है, तेजी से चलता है, झटके से हाथ उठाता है। ये सारी हरकतें दरअसल हिटलर की असली हरकतों की नकल है। चैपलिन का मानना था कि हिटलर कैमरे के सामने अपनी हरकतों में जानबूझकर एक अजीब नाटकीयता लाता था। इस कारण ग्रेट डिक्टेटर में उन्होंने हैंकल को राजा कम और परफॉर्मर जैसा अधिक दिखाया है। एक ऐसा राजा जो सत्ता का, शक्ति का, वर्चस्व का परफॉर्मेंस देना चाहता हो। वह कुछ पलों के लिए अपनी सेक्रेटरी से पत्र लिखवाता है, फिर समय देखता है, फिर अंदर जाके अपना चित्र बनवाता है, फिर उसे अधूरा छोड़ करके टाइम देख करके दूसरे काम में लग जाता है। उसकी हर चीज का समय तय है। यह सब उसके परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। द ग्रेट डिक्टेटर के सबसे सुंदर दृश्यों में वो बैले है जिसमें वो ग्लोब के साथ नृत्य कर रहा है। ग्लोब यानी दुनिया को वो अपने हाथों से उछालता है, पैरों से उछालता है, अपने कूल्हों से उछालता है। एक तानाशाह दुनिया के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, यहाँ से वहाँ से हर तरह से वो दुनिया को उछाल करके उसके साथ खेलता है। इसका पूरा का पूरा काव्यात्मक चित्रण यानी द ग्रेट डिक्टेटर का वो ग्लोब बैले सीन। इसका एक और सीक्वेंस बेहद कमाल का है। हैंकल के पड़ोसी देश का तानाशाह है नेपोलियनी, जो कि इटली के तानाशाह मुसोलिनी पे आधारित है। वह हैंकल के राज्य में मेहमान बनकर आया है। डिनर टेबल पर दोनों में वर्चस्व का एक छोटा मोटा युद्ध हो जाता है। दोनों अपनी कुर्सी ऊंची करके ये जताते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। जब चैपलिन ने इस फिल्म की घोषणा की थी कि मैं हिटलर पे ये फिल्म बनाऊंगा, तब हर तरफ से उन्हें रोका गया था। उनके फिल्म ऑफिस ने कहा था अमेरिका अभी तक हिटलर का दुश्मन नहीं है, इसलिए संभव है कि इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रोक दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ चैपलिन के पास धमकी भरे खत आने लगे थे कि अगर तुमने ये फिल्म बनाई तो तुम्हारे स्टूडियो पे बमों की बरसात कर दी जाएगी। अखबारों से लेकर नेताओं तक सबने चैपलिन के इस फैसले पर हैरानी जताई थी, लेकिन चैपलिन थे। एक बार अगर कोई बात उनके मन में आ गई तो किसी की नहीं सुनते थे। उनकी नज़र में हिटलर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सबसे बड़ा खतरा था और खुद चैपलिन लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बहुत बड़े हिमायती थे। इतने बड़े हिमायती कि सेंसर बोर्ड को भी वो व्यक्ति स्वातंत्र्य पर एक हमला मानते थे। कहते थे सेंसर बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। और यही नहीं, इनकम टैक्स को भी वो व्यक्ति स्वातंत्र्य पे हमला मानते थे। कहते थे इतना टैक्स व्यक्ति को राज्य का गुलाम बना देता है। चैपलिन के करीबियों ने बहुत संस्मरण लिखे हैं, कई किताबें मौजूद हैं। उनके करीबियों का कहना था कि खुद चैपलिन एक तानाशाह टाइप के आदमी थे। उनके स्टूडियो में उनका आतंक रहता था। वो तुनक मिजाज थे। 2 मिनट में उनका मूड बदल जाता था। चीखने चिल्लाने लगते थे। किसी से नाराज़ हो गए तो काम रोक के बैठ जाते थे जब तक कि सामने वाला आके उनसे माफ़ी न मांग ले। तो इसलिए चैपलिन को हिटलर के व्यक्तित्व के भीतर बहुत कुछ अपने जैसा दिखा होगा। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दोनों के भीतर बहुत कुछ कॉमन था। बस दोनों की साइड अलग थी, पक्ष अलग था। हिटलर अत्याचार की तरफ खड़ा था, चैपलिन इंसाफ की तरफ खड़े थे। चैपलिन ने एक बार कहा भी था कि हिटलर एक पागल था और मैं एक जोकर। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हिटलर एक जोकर था और मैं एक पागल जो उस पर फिल्म बना रहा था। 1940 में जब द ग्रेट डिक्टेटर लंदन में रिलीज हुई तो उस समय लंदन पर जर्मनी बम बरसा रहा था। उसके बावजूद लोग ये फिल्म देखने सिनेमा घरों में गए। कुछ ही समय में अमेरिका और हिटलर के बीच भी आपस में तनातनी हो गई और उसके बाद अमेरिकी भी इस फिल्म को देखने के लिए कतारबद्ध हो गए। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में यह आता है कि क्या हिटलर ने यह फिल्म देखी थी? अमेरिकन सोर्सेज का कहना है कि चार्ली चैपलिन ने अपने निजी संपर्कों का लाभ उठाते हुए खुद ये फिल्म हिटलर तक भिजवाई थी और हिटलर ने इसे 2 बार देखा था। लेकिन जर्मन सोर्सेज का कहना है कि हिटलर ने ये फिल्म कभी नहीं देखी थी।
दोनों किस्म की बातें किताबों में मिलती हैं। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह इस फिल्म में हास्य के केंद्र में है। ये फिल्म बंदूक और ठहाके में हुई लड़ाई है, जिसमें अंत में ठहाका जीतता है। सबसे जालिम तानाशाह को हंस के समाप्त किया जा सकता है, एक ऐसी सोच इसे देख के उभरती है। लेकिन 1940 में जब यह फिल्म बनी थी, तब चार्ली चैपलिन को भी अंदाजा नहीं था कि यह विश्व युद्ध कहां जाके रुकेगा। तब तक उन्हें पूरी तरह नहीं पता था कि हिटलर कितना जालिम था, उसने कितनी हत्याएं करवाई थीं। चैपलिन ने बाद में कहा था, अगर मुझे पता होता कि हिटलर इतना अत्याचारी था, उसने इतनी हत्याएं करवा रखी थीं, तब शायद मैं उस पर ऐसी फिल्म नहीं बना पाता, तब मैं उससे डरता। शायद हिटलर द्वारा की गई हत्याएं चैपलिन को कॉमेडी क्रिएट करने से रोक देती, क्योंकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जैसे जैसे यहूदी यातना शिविरों की कहानियां बाहर आने लगीं, हिटलर के जुल्मों की तफसीलें छपने लगीं, इस पूरी थीम पे कॉमेडी की कल्पना करना असंभव लगने लगा था। लेकिन अगर चैपलिन की इस फिल्म को महज एक कॉमेडी की तरह देखा जाए तो यह एक कलात्मक भूल होगी। ये चैपलिन की अन्य फिल्मों की तरह मनुष्यता का स्वप्न देखती हुई एक फिल्म है। यह हिंसा को हास्य से और नफरत को करुणा से दबाने वाली फिल्म है। फिल्म की आखिरी स्पीच, वह स्पीच हैंकल नहीं देता, वह स्पीच हैंकल के कपड़े पहने हुए बार्बर भी नहीं देता, वह स्पीच खुद चार्ली चैपलिन देते हैं, एक सच्चा कलाकार देता है। और कितनी सादगी से वो कहते हैं कि इस दुनिया को मशीनों से ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है, इस दुनिया को चालाकियों से ज़्यादा उदारता की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। यह फिल्म 1940 में बनी थी और हिटलर पे बनी थी, लेकिन आज 80 साल बाद 2020 में दुनिया में जिस तरह के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के इस छोर से उस छोर तक, क्या यह संदेश उन सभी के लिए नहीं है? हर शक्तिशाली नेता, हर शक्तिशाली देश दुनिया के साथ उसी तरह खेलना चाहता है जैसे हैंकल इस फिल्म में ग्लोब के साथ खेल रहा था। जिस तरह का व्यंग्य चैपलिन ने हिटलर पे किया था, लगभग वैसा ही सवाल आज दुनिया के तमाम राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से पूछा जा सकता है कि तुम विजनरी लीडर कम और टीवी पे आने वाले परफॉर्मर ज़्यादा लगते हो, ऐसा आखिर क्यों करते हो?